गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। और आपके यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है? हमारे यहाँ तो बहुत ठंड हो रही है, बहुत ज़्यादा। ठंड में अपना अपना ध्यान रखें, अपने आप को पूरी तरह कवर करें। और आप सभी का स्वागत है मेरी क्लास में। वेलकम टू माय क्लास एंड वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ मिशन अभ्यास। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो मेरी आवाज़ है वो आपको क्लियर है कि नहीं। मेरी पीपीटी और मेरी वॉल्यूम और वीडियो सब आपके लिए क्लियर है कि नहीं। एक बार कमेंट सेक्शन में एक थम्स अप दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि मेरी जो सारी चीज़ें वो आपको क्लियर हो रही हैं, आप तक मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच रही है। पहले तो मैं आप सभी को एडवांस में क्रिसमस की बधाई देना चाहूँगी। आप सभी को हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस और बहुत बहुत बधाई हिंदी वाले बच्चों के लिए भी। और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मिशन अभ्यास क्रिसमस के टाइम पे आपके लिए बहुत एक्साइटिंग ऑफ़र लेके आया है, जैसे वो हमेशा की तरह लेकर आता है। क्या ऑफ़र है? ऑफ़र है आपका 20 दिसंबर से आपके 2 जनवरी तक जो बैच है, बैच में आपको 500 ऑफ मिलेगा। जो बैच की जो फीस है उस पर आपको 500% ऑफ मिलेगा। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 50 जो रुपीज़ है उसका बैच पे आपको ऑफ मिल रहा है। तो अगर आप इस ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो जल्दी से इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। ये जो सेल है आपकी सिर्फ 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक है। तो आप अगर मेरी क्लासेस को पसंद करते हैं, अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप इस ऑफ़र को फटाफट से अवेल कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं अपनी क्लास को आगे बढ़ाऊंगी। आपको बताऊंगी कि जो CUET, हम लोग CUET PG की भी तैयारी कराते हैं। जो CUET PG के पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी हम तैयारी कराते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लासेस अच्छी लगती हों, मेरे एग्जाम्पल्स अगर आपको पसंद आते हों, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे मैंने अपनी बहुत सारी क्लासेस डाली हैं। तो आप क्लास को देखिए और अगर आपको समझ आती है, आपको अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि मैम हम भी आपके साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप तैयारी कर सकते हैं। यू ऑल आर वेलकम टू देयर, वेलकम टू इन माई क्लास। आप सभी का स्वागत है। आई एम टीचिंग साइकोलॉजी, मैं साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। मैं मिशन अभ्यास पे एजुकेटर हूँ। माय नेम इज़ निर्देश, मेरा नाम निर्देश है और मैं मिशन अभ्यास प्लेटफॉर्म पे साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ। हमारे बैच में आपको जो CUET PG के जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है हम उसकी तैयारी भी कराते हैं। जो अभी आपकी जो वैकेंसीज आई हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम्स की, जैसे हरियाणा की और राजस्थान की, उसकी तैयारी भी हम कराते हैं। और जो आपके जो नेट JRF जैसे एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनकी तैयारी हम कराते हैं। और EVGC काउंसलर रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी तैयारी भी करवाई जाती है। मैं आपको थोड़ा सा बैचेस के बारे में बताऊंगी, क्या क्या बैचेस हमारे राइट नाउ प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो राजस्थान की अभी वैकेंसी आई है उसमें भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप उस एग्ज़ाम के लिए भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगी। माय नेम इज़ निर्देश, मेरा नाम निर्देश है। मैं मिशन अभ्यास पे आपको साइकोलॉजी पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको मेरा इंट्रोडक्शन है पता लग गया होगा। एक बार मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि माई सेल्फ निर्देश, मैं निर्देश हूँ। आई एम डूइंग PhD फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से PhD कर रही हूँ। आई एम इन द प्रोसेस, मैं PhD कर रही हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। आई हैड क्लियर नेट, मैंने 1 साल पहले नेट क्लियर किया है। और मैं मिशन अभ्यास पे एज अ एजुकेटर, साइकोलॉजी एजुकेटर पढ़ाती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ हम किस किस चीज़ की तैयारी कराते हैं। हम लोग नेट की तैयारी कराते हैं, CUET जो आपके PG के पोस्ट ग्रेजुएशन के जो एंट्रेंस एग्जाम है उनकी तैयारी कराते हैं। जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो एग्जाम्स होते हैं उनकी तैयारी कराते हैं। और EVGC जो काउंसलर रिलेटेड एग्जाम है उनकी तैयारी भी हम कराते हैं। प्लेटफॉर्म पे आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है, सुबह 7 से 8 आपकी जो EVGC का बैच है वो चलता है। सुबह मैं क्लास लेती हूँ मॉर्निंग में EVGC की, और शाम को इवनिंग में क्लास होती है 5 से 6। 5 से 6 मैं इवनिंग में क्लास लेती हूँ, जहाँ आपकी नेट की या जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, CUET सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो वहाँ हम उनकी तैयारी कराते हैं। और यूट्यूब पे आपकी जो प्रैक्टिस है वो चलती है। मैं एग्ज़ाम्स की प्रैक्टिस कराती हूँ और जो भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम साथ में यहाँ मिलकर डिस्कस करते हैं।
होपफुली आपको बैच से रिलेटेड, मेरे से रिलेटेड और जो भी ऑफर्स हैं उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको मिल गई होगी और सारी चीज़ें आपके लिए क्लियर होगी। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से यहाँ पूछ सकते हैं। यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आप मेरे से कुछ भी पूछ सकते हैं, जो भी आपको डाउट होगा, जिस हिसाब से मेरी नॉलेज होगी मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि मैम फ़ीस ज़्यादा है या हमें थोड़ा कंसेशन चाहिए, हम चाहते हैं कि फ़ीस थोड़ी हमारे लिए कम हो जाए, तो उसके लिए भी मिशन अभ्यास ने आपके लिए तरीका निकाला है, वो है आपका रेफ़र का। अगर आप इस बैच को और दूसरे अपने दोस्तों को जिनको ज़रूरत है, जो तैयारी आपके साथ कर रहे हैं या करना चाहते हैं, उनको रेफ़र कीजिए। अगर वो आपके थ्रू बैच ज्वाइन करेंगे तो आपकी फ़ीस में थोड़ा सा कंसेशन हो जाएगा, माफ़ी हो जाएगी, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं, अगर आप 5 स्टूडेंट को रेफ़र करेंगे तो 50% ऑफ मिलेगा, 10 स्टूडेंट को रेफ़र करेंगे तो 100% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे और ऑफर्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं और मेरे से पर्सनली टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरा ग्रुप है, ग्रुप में भी आप कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और पर्सनली भी मुझे टैग करके, अगर आपको रिलेटेड टू एग्ज़ाम, अगर एग्ज़ाम से रिलेटेड या तैयारी से रिलेटेड कोई सवाल पूछना है, रिलेवेंट डाउट, यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। ये ऑफर जो आपका है 20 दिसंबर से 2 जनवरी तक है। अदर एजुकेटर्स हैं वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस पढ़ाएंगे, मेरा जो फोकस है साइकोलॉजी है, मैं साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है, मैं साइकोलॉजी आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो इसी के साथ नो थैंक यू, अभी थैंक यू नहीं है, अभी हमें क्लास शुरू करनी है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए हम अपनी जो क्लास है उसको शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप सामने देख सकते हैं, हमारा CUET का जो एग्ज़ाम पेपर है आज हम उसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। 2024 का है, आप देख सकते हैं 20 मार्च को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, तो इसको आज हम सॉल्व करेंगे। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं पूरे मोटिवेशन और एंथुसियाज्म के साथ, ठीक है। क्वेश्चन आपको, रुकिए, अब आई हो, अब आपको क्वेश्चन, हाँ, क्वेश्चन विजिबल है, आपको दिख रहा है? होपफुली आपको जो सवाल है वो दिख रहा होगा। अगर कोई दिक्कत है, परेशानी है अगर दिखने में, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, तो मैं और जूम इन कर दूंगी। होपफुली आपको जो सवाल है वो दिख रहा होगा। थोड़ा सा और मैं जूम इन कर देती हूँ कि आपको और अच्छे से देखें। अब तो आपको सवाल दिख रहा होगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं जो आपके कमेंट्स है वो देख रही हूँ। किसी भी तरीके की परेशानी हो किसी भी चीज़ को लेकर तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक के, ठीक है। तो आपका सवाल क्या कहता है? सवाल कह रहा है, राहुल वॉज वॉकिंग अलोंग द रिवर वेन ही वॉज बिटन बाय द स्नेक। जो राहुल था वो वॉक कर रहा था, मतलब वॉक कर रहा था रिवर के साइड से, जो रिवर है आपकी उसके साइड से, नदी के साइड से वो वॉक कर रहा था। ही वॉज बिटन बाय स्नेक, सांप ने उसको काट लिया। नाउ ही इज अफ्रेड नॉट ओनली ऑफ स्नेक, अब वो सिर्फ सांप से ही नहीं बट ऑल्सो ऑफ वॉकिंग नियर द रिवर, जो आपकी जो नदी है उसके पास जाने से भी वो डरता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ, ये आपका किस चीज़ का एग्जाम्पल है? आई होप आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी दिक्कत हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। सवाल कह रहा है कि राहुल जो है वो नदी के किनारे से निकल रहा था, तो वहाँ पे ही उसको सांप ने काटा, तो सांप के काटने की वजह से अब उसे नदी के साइड से निकलने में भी डर लगता है, ठीक है। नाउ इज अफ्रेड नॉट ओनली ऑफ स्नेक्स बट ऑल्सो वॉकिंग नियर द रिवर, रिवर के पास से भी निकलने से उसको डर लगता है। ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? इज इट एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन और इनसाइट लर्निंग? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है, आप मुझे बताएंगे। मैं आपके आंसर का कमेंट सेक्शन में वेट करूंगी, आप मुझे आंसर बताएंगे, फिर उसके हिसाब से हम इस सवाल को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मैं शांत रहूंगी।
मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ, जल्दी से मुझे जवाब दीजिए। ठीक है, फटाफट से आंसर कीजिए। कमेंट सेक्शन में आपको आंसर करना है। ठीक है, मैं आपका जो आंसर है वो नीचे देख रही हूँ, आप क्या कमेंट सेक्शन में आंसर कर रहे हैं, तो फटाफट से आंसर कीजिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ, आंसर आपका क्या है। सेकंड इज योर राइट आंसर। आपका सही जो जवाब है वो क्या है, सेकंड आपका सही जवाब है वो क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग। अब ये क्लासिकल कंडीशनिंग में किस चीज़ का फिनोमेना है, दिस इज एग्जांपल ऑफ जर्नलाइजेशन। व्हेन यू ट्राई टू जर्नलाइज, कि पहले आपको सिर्फ जो स्नेक थे उससे डर लगता था, पर अब आप जब भी उस रास्ते से जाते हैं तो आपको रिवर के साइड में भी जाने से डर लगता है। जर्नलाइजेशन, आप जर्नलाइज करते हैं। जैसे आप दो चीज़ों में सिमिलैरिटीज जो समानता है, मतलब एक जैसी जो चीज़ है वो आप फिर जर्नलाइज करते हैं। कि आपको अगर आप रात में गए और अंधेरा था तो कुत्ते ने आप पे भौंका, डॉगी ने आप पे भौंका तो आपको डर लगा। अब आपको रात में अंधेरे में निकलने से भी डर लगता है। उस टाइम तो डॉगी मिल गया, पर आपको अब अंधेरे से भी डर लगता है, तो आप जर्नलाइज करने लगते हैं। जैसे एक चीज़ से आपको जो एक सिचुएशन में अगर कोई दुर्घटना घटित हुई तो आपको उस पूरी सिचुएशन से ही डर लगने लगेगा। पहले आपको सिर्फ कुत्ते से डर लगता था, अब आपको अंधेरे से भी डर लगता है, क्योंकि जब भी अंधेरे में आप जाते हैं तो आपको वो चीज़ याद आने लगती है कि पहले एक बार मैं गया था तो कुत्ते ने मेरे पे भौंका था या काटा था। तो इस तरीके से आप जर्नलाइज करने लगते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग। आपका ये एक क्लासिकल कंडीशनिंग का एक ही प्रिंसिपल है। ठीक है, जर्नलाइजेशन, जहाँ हम जर्नलाइज करते हैं। होपफुली एवरीथिंग आपको क्लियर होगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, होपफुली आपको सब क्लियर हो रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत या परेशानी है तो यू कैन आस्क मी, आप मेरे से पूछ सकते हैं बिना किसी झिझक या संकोच के। सॉरी, मुझे इसे थोड़ा सा सेंटर में लाने दीजिए, जो आप इसे थोड़ा सा मैं ज़्यादा जूम इन कर दूँ कि आपको क्लियरली दिखे। अब आपको सवाल क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये सवाल क्या कह रहा है, रवि बिलीव दैट एक्सपीरियंसेस थ्रू आउट हिज लाइफ कंटिन्यूली चेंजिंग हिज पर्सनैलिटी। जो रवि हैं वो बिलीव करते हैं कि जैसे जैसे ज़िंदगी में उनके एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, उस एक्सपीरियंसेस के साथ साथ आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बदल रही है। कि बचपन में आप थोड़े से ज़िद्दी थे, अड़ियल थे, तो फिर जैसे जैसे ज़िंदगी ने आपको सबक सिखाया, उस सबक के साथ आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव हो रही है। तो आप वो जो ज़िद्दीपन है आप छोड़ रहे हैं, आप मैच्योर हो रहे हैं, आप समझदार हो रहे हैं। तो लाइफ में जो जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंसेस आपकी जो पर्सनैलिटी वो इवॉल्व होती है, मतलब चेंज होती है। समय के साथ आप में बदलाव आते हैं, आपकी जो पर्सनैलिटी है समय के साथ बदलती है। ठीक है, चेंजेस आते हैं, उसमें आप एडजस्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं। तो विच थ्योरिस्ट वुड प्रोबेबली नॉट एग्री विद इट। आपके कौन से थ्योरिस्ट हैं वो इस बात को नहीं मानेंगे या एग्री नहीं करेंगे, इस बात पे हामी नहीं भरेंगे। वो कौन से आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, BF स्कैनर बिहेवियरिज्म में, इवान पेवलव क्लासिकल कंडीशनिंग, BF स्कैनर आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग, सिगमंड फ्रॉइड साइको एनालिसिस, जो वॉटसन है उन्होंने कंडीशनिंग, फियर कंडीशनिंग की थी। तो इनमें से कौन से साइकोलॉजिस्ट हैं जो इस बात पे हामी नहीं भरेंगे या इस बात को नहीं मानते कि जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं वही आपकी पर्सनैलिटी को फ्यूचर में, मतलब आप एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपकी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज होती है, बदलती है। ठीक है, तो इस बात को कौन से आपके जो साइकोलॉजिस्ट हैं नहीं मानते। एनीवन, कोई जवाब दे कमेंट सेक्शन में। कोई बात नहीं, ट्राई करो, गलत दो सही दो, कोई ऐसा नहीं आपको सही देना है, आप गलत भी दे सकते हो। जो भी आपको लगता है, वॉट एवर यू फील्स, आप आंसर दो, उस हिसाब से फिर मैं आपको सही गलत तो मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई करने से मत डरो।
बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ कमेंट सेक्शन में, जल्दी से जवाब दीजिए। जो आपके सेगमेंट फ्रॉइड है वो ऐसा नहीं मानते, वो इस बात से एग्री नहीं करते। क्यों नहीं करते फ्रॉइड? फ्रॉइड जी जो इस बात से हैं वो इसलिए बिलीव नहीं करते, वो इस बात को इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्होंने डिटर्मिनिज्म दिया है। डिटर्मिनिज्म मतलब उनके कहने का मतलब ये है, वो ये कहना चाहते हैं कि आपका जो बचपन है, चाइल्डहुड जो आपका था, आपका जो पास्ट है, वही आपकी पर्सनैलिटी को डिटरमाइन करता है। जो बचपन में आपके साथ एक्सपीरियंसेस हुए, जो भी दुर्घटनाएं हुई, वही डिसाइड करता है कि फ्यूचर में आपकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी रहेगी। आप फ्यूचर में या प्रेजेंट में अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते, वो पास्ट में आपके चाइल्डहुड में ही डिसाइड हो जाती है। उस फिनोमेना को डिटर्मिनिज्म कहते हैं। डिटर्मिनिज्म में फ्रॉइड ये कहते हैं कि आपका जो बचपन है, जो आपका पास्ट है, वही आपकी जो फ्यूचर जो पर्सनैलिटी है वही डिसाइड करता है। तो आप प्रेजेंट में एक्सपीरियंसेस के थ्रू अपनी पर्सनैलिटी को चेंज नहीं कर सकते। जो बचपन में आपके साथ दुर्घटना हो गई या बचपन आपका जैसा रहा, वही बचपन आपकी जो फ्यूचर होगा या आपकी फ्यूचर जो पर्सनैलिटी होगा उसको डिसाइड करेगा या उसको बताएगा। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर क्या है? 3 सेगमेंट फ्रॉइड। होपफुली आपको समझ आया हो। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? A child whose action are motivated by an avoidance of punishment shows which level of moral development। जो एक बच्चा है जिसके जो एक्शन है, मतलब उसका जो मोरल बिहेवियर है, वो मोटिवेटेड है बाय अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, कि उसको लगता है कि मोरली वही चीज़ सही है, करेक्ट है, जिसमें आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही। जहाँ आपको पनिशमेंट नहीं मिल रही, मतलब वो बिहेवियर करेगा जहाँ वो पनिशमेंट को अवॉइड करने के लिए मोरल बिहेवियर करेगा। ठीक है, तो चाइल्ड जिसके जो एक्शन है मोटिवेटिंग बाय अवॉइडेंस ऑफ पनिशमेंट, कि अगर वो जहाँ पनिशमेंट मिल रही है तो पनिशमेंट को अगर वो अवॉइड कर लेगा, मतलब वो सही कर रहा है, मोरली करेक्ट बिहेवियर कर रहा है। ठीक है, शोज विच लेवल ऑफ मोरल ऑफ डेवलपमेंट, किस लेवल का मोरल ऑफ डेवलपमेंट ये कहलाता है। लॉरेंस कोलबर्ग ने दिया आपकी मोरल रीजनिंग, उसके हिसाब से आप बताने की कोशिश करें। बताइए क्या जवाब होगा, मैं आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर आपका प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल स्टेज मतलब आपका 1 इज योर राइट आंसर। कैसे, मैं आपको बता रही हूँ। ये जो थ्योरी है वो लॉरेंस कोलबर्ग ने दी थी। इन्होंने मोरल जो वैल्यूज है उनको प्री कन्वेंशनल, आपका कन्वेंशनल एंड मतलब आपके पोस्ट कन्वेंशनल, आपके इन स्टेजेस में आपको 3 स्टेजेस में डिवाइड किया, जो फर्दर 6 हिस्सों में डिवाइडेड है। अब प्री कन्वेंशनल में क्या है, जब बच्चा देखता है कि रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, मतलब जिस चीज़ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, आपको प्रेज किया जा रहा है, तारीफ हो रही है कि हाँ वाओ शाबाश ये आपने अच्छा किया। मतलब अगर आप मम्मी पापा के सामने मम्मी पापा की इज्जत करते हैं या ग्रैंड पेरेंट्स की इज्जत करते हैं, तो वो बिहेवियर आपका अप्रिशिएट किया जाता है, पसंद किया जाता है, तो वो बिहेवियर फिर आपके लिए मोरली करेक्ट हो जाता है। और जिस बिहेवियर पे आपको पनिश किया जाता है, जैसे आप बैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, गलत बातें बोल रहे हैं या फिर गंदी बातें बोल रहे हैं, तो मम्मी पापा डांटते हैं कि नहीं गलत बात, ऐसे नहीं बात करते, तो वो बिहेवियर आपके लिए मोरली रॉन्ग हो जाता है। तो आप बस अवॉइड करना चाहते हैं पनिशमेंट को, और रिवॉर्ड, जहाँ रिवॉर्ड मिल रहा है वहाँ जाना चाहते हैं। तो पहली प्री कन्वेंशनल स्टेज आपकी ये होती है। तो आप इसे फर्स्ट इज योर राइट आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको मैच करना है, हाँ, मीन
मीडियन, मोड एंड वेरिएबिलिटी। आपस में आपको मैच करना है। मैं शांत रहूँगी, आप कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साथ में करते हैं। देखो, अगर आपने मोड अगर थोड़ा सा भी पढ़ा होगा, अगर आपको मोड का थोड़ा भी आइडिया होगा, तो अगर आपने साइकोलॉजी थोड़ी भी पढ़ी है या स्टैटिस्टिक थोड़ी भी पढ़ी है, तो आपको इतना पता होगा मोड क्या होता है। जब मैक्सिमम टाइम कोई जो बिहेवियर रिपीट हो रहा है, तो रिपीटेड मैक्सिमम टाइप आपका मोड। सी का 1। मीन आपका क्या होता है? एवरेज। एवरेज इज योर मीन। मीडियन आपका क्या है? द पॉइंट अबव एंड बिलो विच लाई 50% ऑफ द स्कोर, तो वो आपका मीडियन। वेरिएबिलिटी आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जो आपके इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के आसपास, कि आपकी मीन से कितनी वैल्यू जो है डिफर हुई है, आपका जो स्कोर है वो मीन से कितना अलग है, कितना डिफर हुआ है, दैट इज योर वेरिएबिलिटी। तो इस हिसाब से अगर हम मैच करें, यहाँ पे एडिट करने का ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं कलर से आपके लिए एडिट कर देती। तो हम देखते हैं सी का 1 और ए का 3। सी का 1, हाँ, ए का 3, तो 4 इज योर राइट आंसर। जो 4th है वो आपका सही जवाब है। 4th इज योर राइट आंसर। यहाँ मैं आपके लिए मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे एडिट करने का स्कोप नहीं है मेरे पास, अदरवाइज मैं यहाँ भी आपके लिए कर देती। होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वुड बी मोस्ट इंटरेस्ट टू अ कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट। जो आपका कॉग्निटिव साइकोलॉजी है, साइकोलॉजिस्ट है, उसके लिए कौन सा जो सवाल होगा जो उसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होगा या उसके इंटरेस्ट फील्ड का होगा? हाउ डज अ चाइल्ड एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, कि जो बच्चा कैसे एक्वायर करता है कॉन्सेप्ट ऑफ कलर। आर इंट्रोवर्ट पीपल मोर लाइकली टू बी हाई सेल्फ मॉनिटर्स, वो अपने जो बिहेवियर है, इंट्रोवर्ट लोग वो अपने बिहेवियर को ज़्यादा मॉनिटर करते हैं। वॉट मैकेनिज्म आर इनवोक इन हंगर, जो हंगर है, हंगर के पीछे क्या मैकेनिज्म होता है, क्या इवोक करता है हंगर, क्या चीज़ें होती है जो हंगर को इनिशिएट करती है। हाउ इज द अनकॉन्शियस रिप्रेजेंट इन ड्रीम, जो अनकॉन्शियस है आपका वो कैसे ड्रीम में रिप्रेजेंट होता है। आपका कौन सा स्टेटमेंट होगा या कौन सा क्वेश्चन होगा जो आपके कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट के लिए इंटरेस्ट का फील्ड होगा। जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो होगा उसकी रुचि किस चीज़ में होगी, कौन से चीज़ को पढ़ने में। तो आपका मैं बताती हूँ कैसे कॉग्निटिव साइकोलॉजी। अब देखिए हाउ, अगर आप ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो अनकॉन्शियस रिप्रेजेंटेड इन ड्रीम्स। अनकॉन्शियस तो एक कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट पढ़ेगा नहीं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट को तो साइको एनालिसिस वाले या वो जो क्या कहते हैं, जो आपके पुराने लोग हैं वो अनकॉन्शियस को पढ़ते थे। अभी वाले लोग हैं वो फैक्ट की बात करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट हमेशा मेमोरी से रिलेटेड चीज़ें, जो आपकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड चीज़ें वो देखते हैं। तो अनकॉन्शियस को वो पढ़ेंगे नहीं, तो डी को एलिमिनेट करो, तो 4th ऐसे ही एलिमिनेट हो गया, सी ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब आपका बचा ए और सी, 1 और 2 में से अब आपको देखना है। अब हाउ डज अ चाइल्ड एक्वायर द कॉन्सेप्ट ऑफ कलर, जो बच्चा है कलर का कॉन्सेप्ट कैसे सीखता है, कैसे समझता है। हाँ ठीक है, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट इंटरेस्टेड होगा कि बच्चे एक कॉन्सेप्ट को कैसे समझते हैं, क्या कैसे ग्रैस्प करते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह तो हम इंटेलिजेंस में देखते हैं आपके,
ठीक है, तो वो उसका इंटरेस्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ए है, ठीक है, ए और सी व्हाट मैकेनिज्म आर इन्वॉल्व इन हंगर। अब हंगर की बात करिए, अब ये तो कोई फिजियोलॉजिकल चीज़ है, फिजियोलॉजिकल चीज़ है तो ये आपके बायोलॉजिकल में आएगा, बायोलॉजिकल बेसिस जो आपके बायोलॉजिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, जो आपके फिजियोलॉजिस्ट हैं, वो ये स्टडी करेंगे। तो आपका ए राइट आंसर इज योर ए ओनली, जो ए है उसी में इंटरेस्ट होगा आपके जो कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट है उसका। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा क्या जवाब है और क्यों है। अब इसमें क्या लिखा है, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका क्या कहता है, व्हाट डू इंटेलिजेंस टेस्ट सक्सेसफुली प्रेडिक्ट। जो आपके इंटेलिजेंस टेस्ट हैं वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं? फाइनेंशियल सक्सेस, आपकी फाइनेंशियल सक्सेस कि आप कितना पैसा बनाएंगे और कितना नहीं। हाँ भाई, पैसा पैसा मतलब जो इंटेलिजेंस टेस्ट हैं कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस को डिसाइड करेंगे कि आप भविष्य में कितना पैसा बनाने लायक बन सकते हैं। या द एबिलिटी टू विन प्रेस्टीज साइंटिफिक अवार्ड, कि आपको कितने अवार्ड मिलेंगे वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बता सकता है। या कॉलेज ग्रेड या फिर हैप्पीनेस, कि आप कितने खुश हैं, ये आपका इंटेलिजेंस टेस्ट बता सकता है। बताइए इनमें से कौन सी चीज़ जो है आपका एक इंटेलिजेंस टेस्ट प्रेडिक्ट कर सकता है? मैं शांत रहूंगी, आप जवाब देने की कोशिश करें। कितने लोग बोल रहे हैं कि मैम मेरे तो फाइनेंशियल सक्सेस है ना, वही इंटेलिजेंस टेस्ट बता सकता है। कि अभी जाते इंटेलिजेंस टेस्ट लेना है और देखना है कि भविष्य में कितना पैसा मैं बना सकता हूँ। या कितने बच्चे लोग बोल रहे हैं कि मैम हैप्पीनेस, मेरी खुशी तो इंटेलिजेंस टेस्ट ही बता पाएगा। हैं बेटा, इंटेलिजेंस टेस्ट बस आपके जो कॉलेज ग्रेड है ना वही बता सकता है। ठीक है, जिंदगी में आप कितने खुश हैं वो इंटेलिजेंस टेस्ट नहीं बता सकता, बट आपके जो कॉलेज ग्रेड है, मतलब स्कूल में आप कितना खुश हो सकते हैं या आपके माता पिता आपसे कितना खुश हो सकते हैं, वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट तब की बता सकता है, उतने हद तक वो बता सकता है। बट हाँ, आपकी और चीज़ें जो हैं वो नहीं बता सकता। बस इतना बता सकता है कि आपके माता पिता या आपकी क्लास टीचर आपसे कितना खुश होने वाली है आपके कॉलेज ग्रेड देखकर, या आपका बचपन खुशी में जाने वाला है या फिर डांट में जाने वाला है, ये बता सकता है। ठीक है, होपफुली आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट पार्ट ऑफ सेंट्रल कोर ऑफ ह्यूमन ब्रेन। जो आपका ह्यूमन ब्रेन है तो इनमें से कौन सा पार्ट या कौन सा हिस्सा आपके ह्यूमन ब्रेन का हिस्सा नहीं होता? मेडुला, टेम्पोरल लोब, पॉन्स या हाइपोथैलेमस? बताइए कौन सा नहीं होता? कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूँ। चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर क्या है। जो आपका मेडुला है, देखिए मेडुला जो आपका होता है वो ब्रेन का हिस्सा है, और मेडुला का काम क्या होता है, ये आपके जो भी सर्वाइवल रिलेटेड जो फंक्शन होते हैं, जैसे आपकी ब्रीदिंग, आपकी जो क्या कहते हैं, जो सर्वाइवल से, जैसे आपकी ब्रीदिंग हो गई, सांस लेना, जो आपके लिए डाइजेशन वगैरह, जो आपके सर्वाइवल में जो रिलेटेड चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट है, वो काम करता है, हार्ट बीट वगैरह आपकी। हाँ, तो सर्वाइवल रिलेटेड फंक्शन। टेम्पोरल लोब तो आपका भाई लोब है, तो वो तो आपको पता है फ्रंटल, जो आपके फ्रंटल जो फोर ब्रेन है उसी में आपके जो लोब्स आते हैं वो सारे आते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, तो आपका वो तो ब्रेन का हिस्सा होगा ही। आपका हाइपोथैलेमस वो भी आपका ब्रेन का हिस्सा होता है, थैलेमस और हाइपोथैलेमस आपके आसपास ही होते हैं। पॉन्स, जो पॉन्स आपका होता है वो ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है, जो आपकी ब्रेन स्टेम होती है वहाँ पे ये पॉन्स होता है। तो आपका पॉन्स जो है वो एग्जैक्टली आपके जो ब्रेन है उसका हिस्सा नहीं होता है, ये ब्रेन स्टेम का हिस्सा होता है।
जो आपकी स्टेम निकल रही होती है ना, उसका हिस्सा होता है ये स्लीप। जो आपका मेलेटोनिन जो हार्मोन आपने सुना होगा, ये उसको सिक्रीट करता है, जिसका जो फंक्शन होता है स्लीप में होता है। जो आपकी स्लीप साइकिल होती है उसमें ये रिस्पॉन्सिबल होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। जो पोन्स है आपका वो ब्रेन स्टेम के पास होता है। जो ब्रेन की स्टेम है ना आपकी, जो नीचे आगे की तरफ निकल रही है, तो वहाँ पे पोन्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन। जो आपका फुल्ली फंक्शनिंग पर्सन है, मतलब जो एक एक्चुअलाइज पर्सन, जो हर तरीके से सेल्फ एक्चुअलाइज है, या फिर वो इंसान जो अपने पोटेंशियल्स को रियलाइज करना चाह रहा है, ग्रो करना चाहता है, पर्सनल ग्रोथ जो चाहता है, जो फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल है, अपनी पोटेंशियल्स को पूरी तरीके से रियलाइज करके और उनको यूटिलाइज जो करना चाहता है, वो इंसान के कैरेक्टरिस्टिक क्या होने चाहिए? अवेयरनेस ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, उसको सारे एक्सपीरियंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। एबल टू फेस डिफिकल्टीज, वो डिफिकल्टीज को फेस कर सके। इनहिबिट एंड नॉट फ्री टू मेक चॉइस, वो इनहिबिट मतलब अपने एक्शंस को कंट्रोल करे, इनहिबिट करे, कम करे। एंड नॉट फ्री टू मेक चॉइस, वो अपने हिसाब से जो अपनी जो इच्छाएं, चॉइसेस को लेने के लिए वो फ्री नहीं होता। एबिलिटी टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, वो एबिलिटी नहीं सॉरी अडेप्ट टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि वो अडेप्ट कर सकता है अकॉर्डिंगली इन्वायरमेंट की जो कंडीशन है उसके हिसाब से वो अपने स्वभाव में बदलाव ला सकता है। तो बताइए कौन कौन से आपके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो एक फुल्ली फंक्शनिंग इंसान के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं? आप में से कौन कौन फुल्ली फंक्शनिंग इंसान बनना चाहता है? बताइए कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फिर होने चाहिए आप में बनने के लिए? अगर आप एक स्टेटमेंट को एलिमिनेट करेंगे तो उससे डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप एलिमिनेशन जो मेथड है उसका इस्तेमाल करें, और ऐसे ही आप एग्ज़ाम में भी एलिमिनेशन का इस्तेमाल करके सवालों को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं और समय पे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आप सी स्टेटमेंट देख रहे होंगे तो वो क्या बोल रही है? इनहिबिट इनहिबिट एंड नॉट फ्री टू मेक चॉइसेस। अब फुल्ली फंक्शनिंग इंडिविजुअल है, अगर वो इनहिबिट डिक्रीज करेगा अपने किसी बिहेवियर को, इनहिबिट मतलब कम करना, नॉट फ्री टू मेक चॉइस, जब वो अपने चॉइसेस, अपनी लाइफ की चॉइसेस, अपनी जो डिज़ायर्स है, मतलब क्या करियर वो ऑप्ट करना चाहता है, किससे वो लाइफ में क्या वो करना चाहता है, अगर वो अपनी चॉइसेस ही अपने हिसाब से नहीं ले पाएगा तो वो कैसे फुल्ली फंक्शनिंग होगा? नहीं हो पाएगा। तो आप सी को एलिमिनेट करें तो एलिमिनेट सी, एलिमिनेट सी, एलिमिनेट सी। सी इज योर राइट आंसर। सी को ही एलिमिनेट किया और सी ही आपका राइट आंसर है। ए बी डी मतलब सी आपका जो ऑप्शन है वो ठीक नहीं है, यहाँ पे सी आंसर आपका ठीक है। ए बी डी इज योर राइट आंसर, जिसमें आपके आप देख सकते हैं कि अवेयरनेस ऑफ ऑल एक्सपीरियंसेस, सारे एक्सपीरियंसेस की उससे नॉलेज होनी चाहिए, वो डिफ़िकल्टीज़ को फेस करे, और इन्वायरमेंट जो जो उस पर कंडीशन या सिचुएशन डाल रही है उस अकॉर्डिंगली वो अडेप्ट करे। ठीक है, अडेप्टिंग टू चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशन, कि इन्वायरमेंट ने अगर आपके ऊपर कोई भी कंडीशन डाली है तो आप उसे अकॉर्डिंगली अडेप्ट करें, एडजस्ट करें। तो इसका आपका आंसर सी होगा। होपफुली आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई भी शंका है तो यू कैन आस्क मी। अब यहाँ पे क्या पूछ रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द एरिक्सन डेवलपमेंटल थ्योरी। जो आपके एरिक्सन की जो डेवलपमेंटल थ्योरी है वो कौन सी है? 4 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, 8 स्टेजेस ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज, या फिर नो स्टेजेस, डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस। बताइए इनमें से कौन सी आपकी जो एरिक्सन की जो थ्योरी है वो है? मैं शांत रहूंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। ठीक है।
अच्छा, हाँ आप मुझे देख रहे हैं, मैं तब से वही देख रही हूँ कि आप लोग कोई रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। मैं सोच रही हूँ क्लास में, मैं बार बार देख रही हूँ कोई रिस्पांस मुझे दिख नहीं रहा, मुझे लगा बच्चे नहीं आए। नाउ आई कैन सी योर रिस्पांस। वही मुझे डाउट हो रहा है। ओह थैंक यू सो मच रमनदीप। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बताया। तब से मैं डाउट में थी। सो सॉरी, मुझे लगा कि आप लोग नहीं हैं, कोई आज क्लास में नहीं आया है। सो सॉरी बेटा। क्या कहते हैं, मैं नहीं देख पा रही थी। तो हाँ, आप लोगों ने जवाब दिए हैं, हाँ बहुतों ने बहुत सही सही जवाब दिए। आप लोग जवाब दे रहे थे, मैं सच बता रही हूँ, यहाँ पे कोई जवाब नहीं आ रहा था और उसके लिए सो सॉरी, अपोलॉजीज। और अब आपका हर रिस्पांस मुझे दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच रमनदीप, आपने मुझे वहाँ ग्रुप पे टेक्स्ट कर दिया। अदरवाइज मुझे, मैं इस इल्यूजन में थी कि आज बच्चे नहीं आए हैं, तो मैं उसी इल्यूजन से सवाल करवाए जा रही थी। एंड थैंक यू सो मच एंड सॉरी ऑल्सो। तो चलिए अब हम देखते हैं आप क्या रिस्पांस कर रहे हैं। ठीक है, तभी से मैं इतने डाउट में हूँ, मैं बार बार कमेंट सेक्शन चेक कर रही हूँ, मैं क्लास को दोबारा भी खोल खोल के देख रही हूँ कि बच्चे रिस्पांस क्यों नहीं कर रहे। क्योंकि कुछ बच्चे हैं वो रेगुलर आते हैं, मुझे पता है वो आते हैं, बट मैं सोच रही हूँ क्या पता नहीं आए हों, क्या पता बच्चे नहीं जवाब दे रहे हों, या रिकॉर्डिंग देखेंगे, कुछ रीज़न होगा। बट अभी आपने मैसेज भेजा तो मैंने डायरेक्ट चेक किया, तो अच्छा आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, मैं खुश हूँ। आई एम वेरी मच हैप्पी कि आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो चलिए, हाँ क्या जवाब है। हम्म, हाँ बिल्कुल सही जवाब दिया है रमनदीप, आपने बहुत सही जवाब दिया। शाश्वत आपने भी, शाश्वत आपने क्या जवाब दिया है मुझे नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि आपने प्रो सोशल बिहेवियरल बोला है, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बेटा। ठीक है, तो आप बी, अच्छा बी बोलना चाह रहे हैं आप नाइन का। हाँ बिल्कुल सही जवाब, जिन लोगों ने बी जवाब दिया है वो बिल्कुल ठीक है। 8 स्टेजेस हैं आपकी साइको सोशल डेवलपमेंट की, जो आपके एरिक एरिक्सन ने दी है। और क्या कहते हैं, साइकोसेक्सुअल आपको पता है फ्रॉइड ने दी है, वो भी आपकी फ्रॉइड की स्टेजेस हैं। 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट वो आपके प्याजे ने दी है। और नो स्टेजेस डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, ये आपके वाइगोत्स्की कहते हैं। ठीक है, तो आपकी ए स्टेजेस, जो 8 स्टेजेस हैं साइको सोशल डेवलपमेंट की, वो आपके जो एरिक एरिक्सन है उन्होंने दी है। तो आप लोगों ने जो जवाब दिया है बिल्कुल ठीक दिया है। रमनदीप और शाश्वत आपने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। हम्म, हाँ तो चलिए, हाँ मैं देख पा रही हूँ आप लोगों ने जो सही जवाब दिए, मैसेज मेरे पास नहीं पहुँच पा रहे थे। हाँ आप लोग सही सही जवाब दे रहे थे। चलिए, चलिए मैं खुश हूँ कि आप लोग, एटलीस्ट मुझे नहीं दिख रहा था तो आप लोग अपने एंड पे फिर भी कर रहे थे। चलिए, तो अब हम यहाँ आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मुझे दिख रहे हैं सबके कमेंट्स, अब मैं देख पा रही हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली टू बी इंक्लूडेड इन बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। जो आपका बिने का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें आपकी कौन सी चीज़ है जो लीस्ट, बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होती है। ठीक है, कलर डिस्क्रिमिनेशन, वोकेबलरी साइज एंड फ्लुएंसी, वर्बल कॉम्प्रीहेंशन, या रिकॉग्निशन एंड नेमिंग ऑफ फेमिलियर ऑब्जेक्ट। आपका कौन सी चीज़ है जो आपके बिने के जो इंटेलिजेंस टेस्ट है उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, या बिल्कुल लीस्ट मतलब नहीं इंक्लूड होती। और कोई। मुझे दिख रहे हैं सही जवाब, और लोग बताइए, मैं वेट कर रही हूँ। हम्म शाश्वत और क्या कहते हैं मिरिंडा, आपने सही जवाब दिया, कलर डिस्क्रिमिनेशन इज राइट आंसर।
जो आपने देखा होगा जो वोकेबलरी साइज जो होता है, फ्लुएंसी, ये आपके पार्ट होते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन भी पार्ट होता है, और रिकॉग्निशन एंड नेमिंग ऑफ फैमिलियर ऑब्जेक्ट, पहचानते हैं और नेम जो करते हैं फैमिलियर ऑब्जेक्ट, तो वो भी आपका पार्ट होता है। जो आपका फर्स्ट है कलर डिस्क्रिमिनेशन, वो नहीं होता। ठीक है, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है अटेंशन इन्फ्लुएंस मेमोरी बाय, जो आपका अटेंशन है वो मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है बाय लिमिटिंग इट, इसे लिमिट करके, डायरेक्टिंग इट, डायरेक्ट करके, एक्सटिंग्विशिंग एक्सटिंग्विश इट मतलब इसे ख़त्म करके, इन्हेंसिंग इट, इसे इन्हेंस करके। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं खुश हुई बहुत कि आप लोग, क्योंकि मेरे को बच्चे नहीं आते या खाली रहता है तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर बच्चे आते हैं रिस्पॉन्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे ही मैंने मेरे को अचानक से देखा अच्छे इतने सारे रिस्पॉन्स, से मुझे बड़ी खुशी हो रही थी। तो अटेंशन जो है वो इन्फ्लुएंस करता है आपकी मेमोरी को। कैसे कैसे इन्फ्लुएंस करता है? लिमिट करता है, डायरेक्ट करता है, एक्सटिंग्विश करता है, एक्सटिंग्विश मतलब ख़त्म करना, या इन्हेंस करता है। किस तरीके से आपका जो अटेंशन है वो आपकी मेमोरी को इन्फ्लुएंस करता है? और बताइए। हम्म आपका जो अटेंशन है वो डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट मतलब आपको ये फोकस करना है, होता है कि आपको किस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देना है। तो आपका अटेंशन डायरेक्ट करता है कि आपको इस इन्फॉर्मेशन को इग्नोर करना और इस इन्फॉर्मेशन पे अटेंशन देना है। लिमिट, लिमिट मतलब वो कंट्रोल करेगा, लिमिट करेगा, खत्म कम करेगा। तो लिमिट तो नहीं करता आपका, तो ध्यान तब की आकर्षित करता है। इनहेंसिंग मतलब मेमोरी, अटेंशन मेमोरी को बढ़ा थोड़ी सकता है। बढ़ाने के लिए तो मेमोरी के लिए आपके वो होते हैं कि आपकी आपने देखा होगा चंकिंग, चंकिंग मेथड होता है आपका, इलेबोरेटिव रिहर्सल होती है, या आपकी रिपीटेड रिहर्सल, जब आप बार बार रिपीट कर करके चीज़ों को याद करते हैं तो वो आपकी मेमोरी को इन्हेंस करते हैं। पर आपका जो अटेंशन है वो डायरेक्ट करता है कि आप किस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देंगे या किस इन्फॉर्मेशन पे ध्यान नहीं देंगे, वो आपका जो अटेंशन है वो डिसाइड करता है, डायरेक्टिंग इट। तो सेकेंड इज योर राइट आंसर। ठीक है। आपने भी सही बोला। आपका जो रिस्पॉन्स है ना रमनदीप, वो लेट आ रहा है, इस वजह से मैं नहीं बता पाई कि आपने सही बोला कि नहीं, और मैंने वेट भी किया, बट आपका रिस्पॉन्स थोड़ा लेट आया। ठीक है। अब इसका जवाब जो है होपफुली सबको समझ आएगा कि 11 वाले का जो जवाब है वो आपका क्या है? सेकंड है, डायरेक्टिंग है, डायरेक्ट करना। 11th का बी सही जवाब है। इनहेंस नहीं करता, अटेंशन से आपकी जो मेमोरी वो इनहेंस नहीं होती, डायरेक्ट करता है कि आप किस चीज़ पे ध्यान देंगे और किस पे नहीं। इनहेंस तो मेमोरी इनहेंस करने के लिए तो आपका चंकिंग मेथड होता है, आपका इलेबोरेटिव जो रिहर्सल जो आप करते हैं या मेंटेनेंस रिहर्सल करते हैं, वो आपकी मेमोरी को इनहेंस करते हैं। अटेंशन आपको डायरेक्ट करता है कि आप किस इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देंगे या किस पे नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोलता है? साइकोलॉजिकल रिसर्च ऑन एवरीडे ह्यूमन कंसर्न, जो आपकी साइकोलॉजिकल जो रिसर्च चल रही है एवरीडे ह्यूमन कंसर्न पे, रिवील दैट, क्या रिवील करती है कि सच टॉपिक आर टू कॉम्प्लेक्स टू स्टडी, ये जो टॉपिक्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स है पढ़ने के लिए। या सब्जेक्ट विल नॉट वॉलंटियर फॉर द रिसर्च ऑन मैनी टॉपिक्स, कि बहुत सारे जो टॉपिक्स हैं उसमें जो सब्जेक्ट हैं वो वॉलंटियर नहीं करते, पार्टिसिपेंट नहीं करते। कॉमन सेंस बिलीफ आर नॉट ऑलवेज ट्रू, जो आपके कॉमन सेंस बिलीफ है वो हमेशा सही नहीं होते। या मेथड यूज इन अदर साइंस आर नॉट रिलेवेंट टू द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो मेथड्स जो दूसरी स्टडीज़ में यूज़ किए गए हैं वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ठीक नहीं है। तो आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टडी जो एवरीडे चल रही है वो क्या रिवील करती है, क्या इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है वो साइकोलॉजिकल स्टडी?
नहीं शाश्वत। और कोई जवाब देगा? एनीवन एल्स? मिरिंडा, जवाब तो आप ठीक दे रहे हैं, पर इसे अगर आप श्योरिटी के साथ देंगे विदाउट क्वेश्चन मार्क तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। कोई बात नहीं, रिस्क लो, गलत होगा तो गलत ही होगा, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, कोई नहीं। बिना क्वेश्चन मार्क के आप जवाब दो। थर्ड आंसर लिखा है तो सिर्फ थर्ड लिखो। मैं तो क्वेश्चन मार्क से मैं समझ रही हूँ कि आप डाउट के साथ 3 बोल रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन मार्क हटा के बोलेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ आप श्योर हैं कि 3 हो, और गलत हो जाएगा तो क्या गड़बड़ है, कोई बात नहीं। हाँ तो फिर मेरे हिसाब से रमनदीप आपका जो नेटवर्क है वो शायद स्लो होगा, या थोड़ा आपको लेट चीज़ें पहुँच रही होंगी। क्योंकि आपका नेटवर्क स्लो होगा, क्योंकि अभी 12th क्वेश्चन मैंने जो है बच्चे मतलब रिस्पॉन्स कर रहे हो, मैंने भी सवाल बहुत टाइम से पूछ लिया है, तो आपका फिर नेटवर्क स्लो हो सकता है बच्चे, कोई बात नहीं। तो आपने जो जवाब दिया है 3 इज़ योर राइट आंसर, जो 3 आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब दिया है। बस आप थोड़ा सा कन्फ्यूजन को हटाएं, क्योंकि 3 अब क्या कह रहा है, 3 कह रहा है कि कॉमन सेंस बिलीव, जो आपके कॉमन सेंस बिलीव आर नॉट ऑलवेज ट्रू। जो आपके कॉमन सेंस बिलीव होते हैं ना, जो एक आप तुक्का जो मारते हैं कि कॉमन सेंस लगाते हैं हमने, वो हमेशा सही नहीं होते। कॉमन सेंस क्या बोलता है, अपोजिट अट्रैक्ट्स। पर ये हमेशा क्या, हमेशा नहीं, बट जो साइकोलॉजी के हिसाब से ये कहा जाता है कि जो सेम लाइक माइंडेड पीपल हैं वो ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें वो हमेशा सही नहीं होती हैं, तो कॉमन सेंस बिलीफ आर नॉट ऑलवेज ट्रू, वो ठीक नहीं होती। जैसे कॉमन सेंस, लोगों का कॉमन सेंस क्या होता है, साइकोलॉजी में दिमाग पढ़ना। साइकोलॉजी में एग्जैक्टली दिमाग पढ़ना नहीं होता, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी होती है, थ्रू एक्सपेरिमेंट और एविडेंसेस के साथ होती है। हम किसी को, कोई हमारे सामने आके खड़ा कर देगा तो हम उसका दिमाग ऐसे रीड नहीं कर पाएंगे, हम माइंड रीडिंग नहीं करते। तो साइकोलॉजी, सबका कॉमन सेंस कहता है, सबको ऐसा लगता है कि साइकोलॉजी इज अ माइंड रीडिंग, बट इट इज़ नॉट, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। हम साइंटिफिकली जो एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और क्वेश्चन आवर्स के थ्रू हम प्रॉपरली एक सेटिंग में ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करते हैं। ठीक है, हाँ रमनदीप, आप फिर से एक बार रीजॉइन करेंगी तो मे बी आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। एक बार दोबारा से रिफ्रेश करके आप ज्वाइन करें तो आपको फिर क्वेश्चंस टाइम पे दिखने लगे, या फिर आपका नेटवर्क स्लो होगा तो वो भी कारण हो सकता है आपके लेट देखने का। तो अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉरगेटिंग ऑफ न्यू लर्निंग, जब भी आप जो नई लर्निंग है उसको फॉरगेट करते हैं, मतलब भूलते हैं, ड्यू टू प्रीवियसली एक्वायर्ड मटेरियल, जो पहले से मतलब कोई इन्फॉर्मेशन है उस वजह से आप जो न्यू लर्निंग है उसको भूलते हैं। फॉरगेटिंग ऑफ न्यू लर्निंग ड्यू टू प्रीवियसली एक्वायर्ड मटेरियल, मतलब पहले से आपने कोई मटेरियल लर्न कर रखा है, उसकी वजह से जो नई मेमोरी है वो आप भूल रहे हैं। इस कॉल्ड, ये आपकी क्या होती है, किस वजह से होती है? इंटरफेरेंस, इंटरपोलेशन, इंटरलोक्यूशन या इंटरैक्शन, किस कारण ये होता है? हम्म, मुझे एक सही जवाब दिख रहा है, और सभी भी जवाब दें। हम्म, 2 लोगों का मुझे सही जवाब दिखा है, और लोग बताइए। हाँ शाश्वत, बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ये फर्स्ट जवाब दिया है, ऑलमोस्ट सभी ने फर्स्ट ही जवाब दिया है, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस की वजह से आपका जो क्या होता है, इंटरफेरेंस के कारण जो आपकी जो न्यू लर्निंग है उसमें पुरानी लर्निंग की वजह से दिक्कत होती है। ठीक है, इंटरफेरेंस के कारण बिल्कुल सही जवाब है। एक बार मैं भी क्लास को, आई नीड टू रिफ्रेश इट, मैं भी एक बार रिफ्रेश करती हूँ। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
अब यहाँ आपको मैच करना है, यू हैव टू मैच। आपकी जी फैक्टर थ्योरी किसने दी है, हायरार्किकल थ्योरी किसने दी है, मल्टी फैक्टर थ्योरी और क्यूबिकल मॉडल। आप अगर एक ऑप्शन को भी मैच करेंगे तो उससे आपको आंसर मिल जाएगा। तो फटाफट से सबसे ज़्यादा अच्छे सवाल जो मेरे को फेवरेट लगते हैं वो मैचिंग वाले, एक ऑप्शन अच्छे से देख लो, एक या दो, तो आपको फटाफट आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे आप टाइम सेव कर सकते हैं। जहाँ मतलब मैं ये नहीं कह रही जल्दी में करो, बट टाइम सेव करोगे तो जहाँ रिक्वायर्ड अटेंशन की ज़रूरत है, जहाँ समय देने की ज़रूरत है, तो आप वहाँ समय दे पाएंगे। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप मुझे बताएंगे। गुड, अगर आपने सही किया है तो गुड रमनदीप। अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दीजिए। कौन सा सवाल है ये? 14th क्वेश्चन का आंसर दीजिए। चलिए देखते हैं आपका जवाब सही है कि नहीं, साथ में कोशिश करते हैं इसे। जी फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन, ठीक है। फिर हेरिकल, उसकी जो हेरिकी बनाई थी किसने थी, वर्नर ने दी थी। ठीक है, वर्नर ने दी थी। मल्टी फैक्टर थ्योरी जो है थ्रस्टन की जो है वो मल्टी फैक्टर थ्योरी है। उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज दी थी। ठीक है, तो सी का 4, ए का 2, ए का 2, सी का 4, यहीं से आपका आंसर क्लियरली 3 इज योर राइट आंसर। 14th का 3 बिल्कुल सही। रमनदीप आपने सही जवाब दिया है, जो मिरंडा है आपने भी सही दिया है, सनी जो है आपने भी सही दिया, और शाश्वत आपका भी बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी ने सही जवाब दिया है बिल्कुल। ठीक है, तो सी इज योर राइट आंसर। लेट मी हाईलाइट दिस। हाँ, अब ये आपका आखिरी सवाल है, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे और आपको इसका जवाब अच्छे से देना है। क्या सवाल है, आ बास्केटबॉल प्लेयर हु इज रेडी टू शूट अ फ्री थ्रो, जो एक बास्केटबॉल प्लेयर है जो रेडी है टू शूट अ फ्री थ्रो एंड इज नॉट डिस्ट्रैक्टेड बाय साइट ऑफ क्राउड इज डेमोन्स्ट्रेटिंग, मतलब जो प्लेयर है वो बिल्कुल क्या कहते हैं अपने गेम में बिल्कुल इन्वॉल्व है, वो डिस्ट्रैक्टेड नहीं है बाय द क्राउड, जो क्राउड है उससे उसको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रही। तो ये आपका कौन सा फिनोमेना को ये एक्सप्लेन कर रहा है, सेंसरी ओवरलोड, सेलेक्टिव अटेंशन, रिहर्सल और योर रिलैक्सेशन। अच्छा अच्छा, आपको क्लास से याद आया, चलिए तो मतलब क्लास काम कर रही है। क्लास काम करती है, आप अच्छे से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे तो सब आपको याद आने लगेगा। बिल्कुल सही जवाब। मिरिंडा आपने सही जवाब दिया है, शाश्वत आपने भी, और सनी आपने भी, और रमनदीप आपने भी बिल्कुल सही जवाब दिया। सेलेक्टिव अटेंशन, कि वो जो इंसान है वो सेलेक्टिव अटेंशन दे रहा है, वो क्या कर रहा है, वो सारी जो आसपास की जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको इग्नोर करके एक चीज़ पे वो अटेंशन दे रहा है, तो वो इस वजह से डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। ये मैंने क्या किया, देखिए। सेकेंड इज योर राइट आंसर, आपका सेकेंड राइट आंसर है। अब ये बस डिस्ट्रैक्ट ना हो, हाँ बस इतना ही, ठीक है, वरना ये फिर अपनी पोजीशन से हट जाएगा। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को करते हैं ओवर। होपफुली आपको जो मेरी चीज़ें हैं क्लियर हुई होंगी, सवाल समझ आए होंगे, एक्सप्लेनेशन समझ आए होंगे, जिस तरीके से मैं आपको समझाती होंगी आपको होपफुली समझ आता होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, चीज़ें नहीं समझ आए तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू बैच, रिलेटेड टू क्लास, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, यू कैन आस्क मी। और इसका जो पीडीएफ है आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम ग्रुप पे। जब ये जो क्वेश्चन, ये जो प्रैक्टिस सेट आपका ख़त्म होगा ना, तब मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो
तो इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। आप अपना ध्यान रखें, डिनर करें और अच्छे से सर्दी में कवर होके रहें क्योंकि बहुत तबीयत खराब हो रही है। आप सबको वेलकम। चलिए, अगर कोई डाउट है तो मैं यहाँ रुकती हूँ आपके लिए। अगर कोई डाउट नहीं है तो हम क्लास को ओवर करते हैं, जैसा आप लोग बताएं। नो डाउट। चलिए, कोई डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, तो हम क्लास को ओवर करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो मैं यहाँ पे आपके लिए हूँ, आप पूछ सकते हैं कुछ भी। हाँ, पूछिए पूछिए, क्या डाउट है? कोई भी डाउट पूछ सकते हैं आप, बैच से रिलेटेड, क्लास से रिलेटेड, कुछ भी। बैच से रिलेटेड क्या डाउट है आप मेरे से पूछ सकते हैं। बताइए सनी। सनी सोलंकी, हाँ बताइए क्या डाउट है। जो आपकी ईवीजीसी की क्लास है, ईवीजीसी का बैच है जिसकी आपकी मॉर्निंग में क्लास होती है सुबह 7 से 8। अगर आप बैच को ज्वाइन करेंगे तो आपको वो क्लासेस वो प्लेटफॉर्म पर होती हैं। प्लेटफॉर्म में आपकी इवनिंग क्लास होती है और मॉर्निंग क्लास होती है। मॉर्निंग क्लास आपकी ईवीजीसी की, इवनिंग क्लास जो आपका जो नेट का एग्ज़ाम आ रहा है उसकी। ठीक है, उसमें आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जैसे नेट और आपके जो हरियाणा प्रोफेसर की जो वैकेंसी आ रही है उसकी, या राजस्थान की, या आपके जितने भी सीयूईटी जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम, उनकी सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है। ईवीजीसी का अलग है इसलिए उसकी क्लास हम अलग लेते हैं, और इनका ये जो आपके ये एग्ज़ाम्स है इनका सिलेबस आपका ऑलमोस्ट आसपास ही होता है, सेम ही होता है। देखिए बेटा, क्लास आपको जो बैच है, जो आपको अगर आपको बैच लेना है तो बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता रखी है। आप मिशन अभ्यास का जो ऐप है ना उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से आप फिर जो ज़रूरी चीज़ें, या फिर आप टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कीजिए, टेलीग्राम पे पर्सनल मैसेज मुझे कीजिए, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी कि आप क्या कैसे कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन जो बॉक्स है ना उसमें आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन करें। जो भी इन्फॉर्मेशन है ग्रुप में पूछ सकते हैं, पर्सनली आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, आप मिशन अभ्यास के ऐप को अगर इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ से आपको चीज़ें पता लगने लगेंगी। वहाँ पे आपको जो कोर्स है साइकोलॉजी का कोर्स, आपको वो बैच है वो परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, और बैच में कितने अमाउंट जो फीस वगैरह है वो आपको स्टार्टिंग में मैंने, आप अगर क्लास देखेंगे तो आपको पता लगेगी, वरना आप मुझसे पर्सनल टैक्स भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैं आपको बैच से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको भेज दूँगी। ठीक है, या मैं आपको पर्सनली भी गाइड कर दूँगी कि आप क्या कैसे कर सकते हैं। होपफुली यूजीसी के लिए प्रिपरेशन करनी है, हाँ तो आप कर सकते हैं। और स्टूडेंट्स भी हैं जैसे रमनदीप हैं, वो भी बैच से ही पढ़ती हैं, वो तैयारी करती हैं, क्लासेस में वो रोज आती हैं, तो आप भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आपका कंफर्ट हो, आपको लाइव करनी हो लाइव आ सकते हैं, आपको रिकॉर्डिंग करनी हो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो आप आके तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। और आपको बैच कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, अगर आपको ये पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप यू कैन टेक्स्ट मी ऑन टेलीग्राम पे आप मैसेज कीजिए, मैं आपको तुरंत रिस्पॉन्ड करूँगी। ठीक है, ठीक है, चलिए, होपफुली मैंने आपके डाउट को क्लियर किया होगा। इसी के साथ मैं क्लास को ओवर करती हूँ। किसी और को कोई डाउट तो नहीं है? होपफुली और सबको डाउट नहीं है। डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आप मेरे ग्रुप पे भी कोई डाउट डालेंगे तो मैं वहाँ पे भी आपके जो डाउट्स हैं वो ले लेती हूँ। तो चलिए, क्लास को अब ओवर करते हैं।